Hello friends, so today we will start with module C part 1. Again question from Macmillan book, objective questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज अ सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग। देखिए सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग क्या होता है कि व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम डिस्टेंस एंड but you will be attending classes on same time or maybe as per your schedule। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग क्या होता है कि वर्चुअल क्लासरूम होता है। ठीक है, जहाँ पर आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं या टीचर हैं वो कहीं दूर बैठे रहते हैं और आप जो है यहाँ से उनका क्लास जो है वो अटेंड कर रहे होते हो। तो हाँ, सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग में क्या होगा, तो वर्चुअल क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिवाइड्स एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स इनटू। देखिए पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि ये ना एज पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये क्या किया हुआ है कि एजुकेशन जो हमारा लर्निंग एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको जो है वो 3 हायरार्चिकल मॉडल में जो है वो डिवाइड कर दिया है एज पर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये 3 डोमेन होगा, आंसर तो ये हो जाएगा। और वो क्या क्या होता है, तो वो होता है कॉग्निटिव, दूसरा होता है अफेक्टिव एंड तीसरा होता है साइकोमोटर। कैप, इससे आप याद रखना। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या है कि 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया है एज पर कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। पहला जो है कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और तीसरा साइकोमोटर है। कॉग्निटिव मतलब मेंटल स्किल, अफेक्टिव मतलब आपका इमोशनल एरियाज और एटीट्यूड या ग्रोथ इन फीलिंग्स। साइकोमोटर मतलब हो गया मैनुअल और फिजिकल स्किल्स की बात कर रहा है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या क्या आ गया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 डोमेन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 डोमेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एस्कॉर्म। देखिए एस्कॉर्म है क्या, तो एस्कॉर्म ना एक स्टैंडर्ड है जो आप लर्निंग मटेरियल बनाते हैं उसके लिए एस्कॉर्म जो है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है। एस्कॉर्म का मतलब होता है शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्टिव रेफरेंस मॉडल। शेयरेबल कंटेंट ऑब्जेक्टिव रेफरेंस मॉडल। ठीक है, इसका मतलब होता है एस्कॉर्म का ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एस्कॉर्म। एस्कॉर्म का जो है वो नेक्स्ट वर्जन क्या आया था, तो नेक्स्ट वर्जन आया था एक्सपीरियंस एपीआई। एक्सपीरियंस एपीआई का क्या मतलब है, देखिए इसका यदि आप बुक में नाम देखेंगे तो यहाँ पे एक अलग इसका नेम दिया हुआ है, टिन कैन एपीआई। ठीक है, फनी सा नेम है टिन कैन एपीआई। ठीक है, टिन कैन एपीआई। ठीक है, तो इसका नाम है एक्सपीरियंस एपीआई। क्या है कि एक वेब सर्विस है या आप इसे सॉफ्टवेयर क्लाइंट भी बोल सकते हैं जो विच कैन बी यूज्ड फॉर रीड एंड राइट। तो इसका एग्जाम मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्म का नेक्स्ट वर्जन तो एक्सपीरियंस एपीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम विल हैव डिलीवरी चैनल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस सिस्टम। देखिए जब आपने बुक में आईबीएस पढ़ा होगा, इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पर 3 चीजें थी। पहला डिलीवरी चैनल मैनेजमेंट, उसके बाद था एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट और देन था कम्युनिकेशन इंटरफेस सिस्टम। तो यहां पर जो है 2 दिया हुआ है, डिलीवरी चैनल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू है। आईबीएस जो है, आईबीएस में 3 चीजें होती है, डिलीवरी चैनल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस सिस्टम। ठीक है, तो 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों आईबीएस का पार्ट है, इसलिए आवर आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, वेब अब नेक्स्ट है हमारा कि वेबसाइट कॉस्ट इज मोर कंपेयर टू बिल्डिंग और रिफर्बिशिंग। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि वेबसाइट को स्क्रैच से बनाना, ठीक है, वेबसाइट इज मोर कंपेयर टू बिल्डिंग और रिफर्बिशिंग। देखिए क्या है कि आपने रिवर्स इंजीनियरिंग का जो है वो नाम सुना होगा। ठीक है, और दूसरी बात यदि हम कोडिंग की बात करें तो दूसरे के कोड को पढ़ना ना, ठीक है, क्या हो सकता है,
हमारे लिए कभी कभी जो है वो मुश्किल भी हो सकता है, और कभी कभी हो सकता है कि बना बनाया यदि मॉड्यूल आपको मिल जाए तो हो सकता है कि आप आराम से बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि वेबसाइट कॉस्ट इज मोर कंपेयर टू बिल्डिंग और रिफर्बिशिंग, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। यदि आपको मिल जाएगा बना बनाया तो ठीक है, तो हो सकता है कि कम पैसा भी लगे, और यदि आप रिफर्बिशिंग कराओगे वही चीज़ को तो शायद उसमें ज़्यादा पैसा लगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इन जनरल ट्रेंड वैल्यूज रिपोर्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम, तो ये बिल्कुल इसका जो है कोर बैंकिंग का जो है ये पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ट्रायंगुलेशन इन यूरो कन्वर्जन इज अ फीचर ऑफ इंटीग्रेटेड बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ट्रायंगुलेशन मतलब होता है क्या कि कन्वर्जन ऑफ क्रॉस करेंसीज, ठीक है, एक से दूसरे में चेंज करना। तो यदि आप यूरो में चेंज करते हैं, ठीक है, और देखिए इंटीग्रेटेड बैंकिंग सॉफ्टवेयर का जो है ये होता है कि आप किसी से भी किसी करेंसी में आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन कोर बैंकिंग सिस्टम, तो कोर बैंकिंग सिस्टम का जब भी नाम आ जाता है तो हमने बुक में पढ़ा हुआ है कि ये क्या करता है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन पे जो है वो काम करता है। तो क्या हो जाएगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इज डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोर बैंकिंग सिस्टम कैन मैनेज मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स थ्रू, यहाँ पर जो है ये हाईलाइट नहीं हो पाया है, मल्टीपल चैनल्स थ्रू। तो हमारा क्या हो जाएगा कोर बैंकिंग में, तो ये एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो है, ठीक है, उसके थ्रू हेल्प करता है। और दो सिस्टम भी जो सिंक में आता है, मान लीजिए कि आप ब्रांच में जो है आपका कस्टमर जो है वो आधार से कुछ आप ईकेवाईसी करते हैं या फिर आधार से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, तो यूआईडीआई के सर्वर पे आप हिट मारते हो, आपका सर्वर से वहाँ जाता है ना, फिर रिस्पॉन्स आपको फिर रॉट होके मिलता है। तो वहाँ पर जो है वो दो कैसे आपस में जो है वो बात करता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी एपीआईज के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो कोर बैंकिंग सिस्टम कैन मैनेज मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स थ्रू एपीआईज, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा एपीआईज। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इन 1 Mbps कनेक्शन मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड वुड बी। देखिए एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका जो है वो, देखिए आपका जो है वो जितना भी बैंडविड्थ है, आपने जो है वो जैसे 1 Mbps का कनेक्शन लिया हो, ठीक है, तो आप सीधे उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 1 Mbps मतलब 1024 KB, ठीक है। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 128 पे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 128 kbps, ठीक है। जनरली आपका कनेक्शन जब आप बोलते हैं ना कि 2 Mbps का लिया है, 5 Mbps का लिया है, तो सीधे उसको 8 से डिवाइड कर दो, मैक्सिमम डाउनलोड जो है वो उससे उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये जो है वो कॉन्सेप्ट है कि यही होता है, ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है ये, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा ऐप है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे, तो आप इसे जाएं और इसे डाउनलोड करें, क्योंकि ये जो लेक्चर्स यहाँ पर हैं, ठीक है, आगे हो सकता है कि मैं सिर्फ ऐप पे ही शेयर करूं, और अभी भी यदि आप उसे डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है वो PDF वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो भी PDF मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो जाएं और डाउनलोड करें। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MICR चेक नंबर इज रिटेन बाय डैश मशीन। देखिए MICR के लिए जो है वो इनकोडर मशीन यूज होता है, ठीक है। MICR चेक नंबर इज रिटेन बाय, तो हो जाएगा इनकोडर मशीन। सेंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक इज कॉल्ड, देखिए सेंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक इज कॉल्ड, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम। देखिए क्या है कि मान लीजिए आपका ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, मान लीजिए कि आपके बैंक का चेक है, ठीक है, या आपके बैंक का नहीं, आपके बैंक में किसी दूसरे बैंक का जो है वो चेक आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आप उसे स्कैन करके लगाते हैं ना, स्कैन करके जो है वो डाल दिए, फिर वो जो है क्लियरिंग में चला जाएगा। तो जब आप स्कैन करते हैं तो फिजिकल चेक जो है वो तो वहीं ट्रंकेट हो गया, आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग में आ गया, ठीक है। तो
उसके बाद तो सिर्फ इमेज ट्रैवल कर रहा है, जहां पे चेक आया बस वहीं पे इमेज उसका ट्रैवल क्या हुआ, वहीं पे ट्रंकेट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सेंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक। फिजिकल चेक नहीं भेज रहे हो, इमेज भेज रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन डैश फाइनल सेटलमेंट अकर्स एट वन और मोर डिस्क्रीट pre-specified settlement times during the processing a day। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेफर्ड नेट सेटलमेंट। ठीक है, डेफर्ड नेट सेटलमेंट में क्या होता है कि फाइनल सेटलमेंट जो होता है वो क्या होता है कि वंस एक बार होगा। ठीक है, जो सेटलमेंट टाइम्स है ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो ये है क्या डीएनएस कि अ नेट सेटलमेंट मैकेनिज्म विच सेटल्स ऑन अ नेट बेसिस एट द एंड ऑफ प्रीडिफाइंड सेटलमेंट साइकिल। तो फाइनल सेटलमेंट अकर्स क्या होगा, एक बार होगा। ठीक है, जो भी आपका साइकिल वहां पे डिफाइन किया हुआ है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डीएनएस, मतलब डेफर्ड नेट सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट, द डैश मैसेज स्ट्रक्चर इज जनरली इनकम्पैटिबल विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आरटीजीएस। देखिए सबसे पहले कि आरटीजीएस में कौन कौन सा मैसेज टाइप जो है वो सपोर्टेड है। तो यहाँ पर जो है वो वी टाइप भी सपोर्टेड है, वाई टाइप भी सपोर्टेड है, एल टाइप भी सपोर्टेड है। ठीक है, यदि आप मैसेज स्ट्रक्चर की बात करेंगे आरटीजीएस में तो ये तीनों टाइप जो है ये सपोर्टेड है। तो कौन सा टाइप सपोर्टेड नहीं है, तो ये है टी टाइप। टी टाइप जो है वो सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, द डैश मैसेज स्ट्रक्चर इज जनरली इनकम्पैटिबल विद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आरटीजीएस, तो दिस इज टी टाइप। टी टाइप सपोर्टेड नहीं है आरटीजीएस में। उसके बाद क्या है कि एसएफएमएस इज अ डैश सिस्टम फॉर बैंक। देखिए एसएफएमएस का क्या मतलब है, एसएफएमएस का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सॉल्यूशन। तो ये क्या है, एसएफएमएस है क्या कि आप यदि ऐसे बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो होता है बैंक्स में, तो एसएफएमएस क्या है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड का काम करता है। ठीक है, तो एसएफएमएस इज अ ईडीए सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए जो है वो एसएफएमएस का जो है हम लोग यूज करते हैं। ये एक कुछ नहीं, एक फॉर्मेट समझ लीजिए आप, एक है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये एसएफएमएस जो है ये क्या है, एक फॉर्मेट है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जब भी होगा तो इसी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, बैंकिंग में कम्युनिकेशन के लिए। तो एसएफएमएस इज ईडीए सिस्टम फॉर बैंक। ईडीए मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम, तो इमेज ट्रैवल करेगा। ठीक है, फिजिकल चेक तो जाएगा नहीं आगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिए सी आंसर में है ना, इमेज ऑफ चेक इज ट्रांसमिटेड। चेक जो है, चेक का जो है वो सिर्फ इमेज ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मैसेज फ्लो स्ट्रक्चर इन चाप्स इज। चाप्स में जो होता है वो एल शेप होता है। ठीक है, चाप्स में क्या यूज होता है, एल शेप यूज होता है। ठीक है, चाप्स क्या है, ये जो है वो यूके का जो है वो पेमेंट सिस्टम है, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। और इसमें मैसेज फ्लो कौन सा यूज करते हैं, तो एल शेप यूज होता है। ठीक है, चाप्स क्या हो गया, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड इन बैचेस। तो हम सबको पता है कि बैच की जब भी बात आएगी तो नेफ्ट में होता है। ठीक है, भीम में तो नहीं होता है, आप भेजते हैं पैसा चला जाता है। आईएमपीएस में भी इमीडिएट पेमेंट हो जाता है, आरटीजीएस में तो ग्रॉस सेटलमेंट हो जाता है तुरंत। नेफ्ट में क्या होता है, बैच। और नेफ्ट में अभी क्या हो रहा है, अभी टाइमिंग क्या है, तो फर्स्ट बैच जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 12:30 बजे रात में, मतलब 12:30 AM। ये स्टार्टिंग टाइम है, याद रखिएगा। और इसका जो है वो एंड टाइम क्या है, तो एंड टाइम हो जाता है आपको रात के 12 बजे, यानी 12 AM में इसका जो है वो एंड टाइमिंग है और स्टार्ट टाइमिंग बिल्कुल आधे घंटे बाद। ठीक है, ये जो है वो स्टार्टिंग टाइम है, ये स्टार्ट टाइम हो गया और ये एंड टाइम हो गया।
और इसमें मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में जो है टोटल 48 बैचेज जो है इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये फिनिश हो गया है। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सोशल मीडिया पे आप हैं तो वहाँ पे चैनल का लिंक पोस्ट करिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।